साल के पहले हफ्ते में तैयार हो जाइए बाजार के दमदार एक्शन के लिए और खुलते ही बाजार फिर से नए रिकॉर्ड बनाने के लिए है तैयार। और उसके बाद क्या होगा, कहां होंगे आपके लिए आज दिन भर के मौके, ये रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। और अनिल सर, सुबह की शुरुआत काफी सुहानी हुई है। हम सब आप जो है मेरे साथ शुक्रिया सर। हम सब ऑफिस में हैं और एक तरह से ये जो वेकेशन मोड है वो धीरे धीरे खत्म होता दिखेगा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। और भारतीय बाजार तो इनफैक्ट खुले ही थे 1 जनवरी को भी। फिर आज के लिए अहम संकेत क्या होंगे? और बढ़िया है कि 1 जनवरी की तेजी को हम और आगे बढ़ाते नजर आएंगे। कुछ संकेत हमने शुक्रवार को पचा लिए, लेकिन उसके बावजूद जो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत है आज के लिए जो बड़े ट्रिगर्स है उन पर डाल लीजिए नजर। और ये ट्रिगर्स आपको लोकल भी और ग्लोबल भी दोनों तरफ से मिलेंगे। एस्ट्राजेनेका भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, ये स्टॉक रहेगा फोकस में। और इसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स में जो नरमी थी अब वो धीरे धीरे कवर होती दिख रही है और हरे निशान में लौटते हुए डाउ फ्यूचर्स, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कमाल करता हुआ दिख रहा है। रफ्तार थमने रुकने धीमे पड़ने का कहीं कोई दूर दूर तक नाम नहीं। लेकिन एक और स्टॉक जो रहेगा इंडिया, इसके रिवाइवल के बड़े प्लान जो बनते हुए नजर आए वो अब इंप्लीमेंट होते दिखेंगे। 15,000 करोड़ का बड़ा फंड जुटाने की कंपनी की योजना, और ये है बड़ी और आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की तरफ से थोड़ी देर में आपके सामने आती दिखेगी। ऑटो बिक्री के आंकड़े कमोबेश बेहतर आते हुए दिखे। दिसंबर महीने में रफ्तार धीमे पड़ने के कोई खास संकेत है नहीं। साल दर साल देखेंगे तो आंकड़े बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आएंगे। तो ये है 4 बड़े ट्रिगर मानसी आज के लिए। बिल्कुल, तो खबरों का जमावड़ा तो है ही और कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस करेंगे। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव भी है। लेकिन सबसे पहले सर, वैक्सीन को लेकर जो खबरें आती हुई दिखी हैं, एस्ट्राजेनेका भारत बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी मिलना, कितनी बड़ी खबर और इसे कितना ज़्यादा पॉजिटिव और आगे बाजार पर इसका असर? बिल्कुल बड़ी खबर है, बड़ी पॉजिटिव खबर है सब लिहाज से, चाहे वो आप बाजार के लिहाज से देखें या फिर लोगों के इलाज के लिहाज से देखें। फाइनली वैक्सीन भारत में भी, भले ही जो 70% की एफिशिएंसी बता रहे हैं वो थोड़ी सी आपको लग सकता है कि बाकी विदेशों में फाइजर मॉडर्ना 95% तक जा रहे हैं, हमारी 70%, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार अब हिंदुस्तान में भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। अब धीमे धीमे इस लिस्ट में और कंपनियां बढ़ती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये मानसिक जो बाजार देख रहा है अल्टीमेटली आगे क्या जी। तो अब आपको ये पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो 2 हफ्ते बाद हमें वैक्सीन मिलने वाली है, सबको लगने वाली है और आप इस कोरोना से पार पा जाएंगे। जब आपके हाथ में आपके सामने वैक्सीन हो तो एक वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि वैक्सीन के बाद ये शायद लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज न रहे। अभी सबको सबसे बड़ा डर क्या है, बीमारियां तो बहुत सारी होती है, आती जाती हैं, लेकिन आपको जो डर होता है कि इतनी भयानक बीमारी ना हो जिसमें आप या तो बड़ा नुकसान कर जाएं या मर जाएं, तो वो डर वैक्सीन के बाद कम होता दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती हफ्ते की शुरुआत करने के लिए कि फाइनली वैक्सीन की मंजूरी हिंदुस्तान में भी हो चुकी है और दूसरी कई कंपनियां हैं जो लाइन में। तो अब धीमे धीमे मुझे लगता है कि जनवरी का महीना पूरी तरह से उन कंपनियों के नाम रहेगा जो वैक्सीन बाजार में उतारने की तैयारी में। अनिल सर, वैक्सीन का डोज तो हमें मिलेगा, लेकिन 2020 में जब कोरोना काल से परेशानी में हम जूझ रहे थे, जब एक एक करके हमें आपकी स्ट्रैटेजी के डोजेस मिलते हुए दिखे, वो काफी ज्यादा असरकारक साबित हुए हमारे लिए। हेल्थ के लिए वैक्सीन, वेल्थ के लिए जी बिजनेस है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट खबर है और एक और पॉजिटिव खबर है जी बिजनेस की। इनफैक्ट हमने जो खबर बताई थी उस पर एक बार के लिए मोहर लगती हुई दिखी है। शेयरों का विनिवेश की अगर बात करें, बीएमएल के शेयरों के विनिवेश भारत सरकार करने जा रही है और इसी के चलते जो खबर आ रही है सर, क्या लगता है सरकार के विनिवेश लक्ष्य हासिल कितने हद तक होते हुए दिखेंगे बजट को लेकर? अब क्योंकि राउंड द कॉर्नर बजट भी है, कैसे समझे इसका? करनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मानसी। और आप देखिए अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लाइफ टाइम हाइपर मार्केट है, मार्केट इससे बढ़िया मिल जाए तो आपका नसीब है, लेकिन ये बहुत बढ़िया मार्केट जहां अगर किसी को पैसा रेज करना है, किसी को कुछ बेचना है, तो खरीदने वाले से बेचने वाले के लिए मार्केट बेहतर है। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात ये, पिछले साल तो सरकार के पास बहाना था कि कोविड आ गया, मार्च हो गया, हम नहीं कर पाए, ये दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे ही निकल गया आपका, ठीक है। इस बार क्या है? कुछ नहीं जी। दूसरी चीज है कि अगर ग्लोबली इतनी लिक्विडिटी है, सारे एफआईज के पास, पी फंड के पास भर भर के पैसा है, और वो पैसा मतलब वो मौका ढूंढ रहे कि कहाँ लगाएं। हाँ। और तब आपके पास अगर अच्छी एसेट्स हैं तब आप नहीं बेच सकते तो कब बेचेंगे? जी। चौथी बात,
जो सरकार के कमिटमेंट वादे को लेकर या फिर फिस्कल डेफिसिट को लेकर है जो उन्होंने बजट में कहा है, नो डाउट इस बार आप कहीं भी दाएं बाएं हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, भाई कोरोना का बेनिफिट ऑफ डाउट सबको मिल रहा है, सरकार को भी मिलेगा। लेकिन जब आपके सामने है ये सारी 3 कंडीशन जिसमें आप अच्छे से बेच सकते हैं, फिर नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब से लेकर मार्च तक मानसिक जबरदस्त एक्शन होगा। ठीक है। सारी सरकारी कंपनियों में, स्पेशली जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, चाहे वो बीएमएल हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, कॉनकोर हो, ये सारी कंपनियों में, बीपीसीएल हो, सब में जबरदस्त एक्शन दिखेगा। बामर लोरी जैसी कंपनियां हो जहां पर शुरुआत हुई है, और आपको याद होगा बीएमएल हमने बहुत पहले, शिपिंग कॉर्पोरेशन तो मुझे अच्छे से याद है, सबसे पहले स्टोरी हमने 32-33 रुपये में की थी, और तब हमने कहा था कि 70 रुपये के ऊपर होगा। आज देखिए स्टॉक कहाँ 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये सरकारी कंपनियों में एक्शन बनाए रखेगा। तो ये टाइमलाइन के साथ जो सरकार चल रही है और काम तेजी से कर रही है, ये बहुत अच्छा है। सर, खबरों के मद्देनजर अगर रखते हुए ये खबरें तूल अभी पकड़ रही, लेकिन हमने तो इस पर पैनी नजर तब से रखी है जब से इसकी शुरुआत होती हुई दिखी थी, और अब शायद खबरों का सिलसिला जरूर देखने को मिलेगा। सर, लेकिन फिर आज के लिए बाजार का सेटअप फिर कैसा रहेगा? ग्लोबल संकेत बेहद पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि शुक्रवार को डाउ 2.25 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। गुरुवार को माफ कीजिएगा, शुक्रवार को तो छुट्टी थी, शुक्रवार को तो हम अकेले ही काम कर रहे थे, और काम भी एक्चुअली ज्यादा ही किया हमने उसमें। हाँ, काफी ज्यादा खबरें, कितनी 3 तो स्पेशल शोज थे नॉर्मल शोज के अलावा। और बाय द वे जो लोग मिस कर चुके हैं शुक्रवार का एक्शन अमेरिका का, तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए हैं, और डाउ फ्यूचर्स अब जो लाल निशान में थे 60-70 पॉइंट नीचे, अब ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव है, और आज एक संकेत में बदलाव हुआ है। अब वो बदलाव आप कैसे भी समझ लें, लेकिन है बदलाव है, वो तो मुझे बताना पड़ेगा, और वो है घरेलू फंड के संकेत मैंने न्यूट्रल किए हैं। अब तक रोज नेगेटिव हो रहे थे, शुक्रवार के सेशन में सारी एफआईज नदारत थी, बाजार में नहीं थी, तो घरेलू फंड ने बेचा नहीं है, 69 करोड़ 70 करोड़ का खरीदा है। सर, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इसे मैं ठीक तरह से रीड कर रही हूँ कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एफआईएस डीआईएस की तरफ से खरीदारी हरे निशान में खरीदारी के आंकड़े हैं, तो 70 करोड़ का खरीदा। हालांकि मैं इससे बहुत उत्साहित नहीं, इस लिहाज से नहीं हूँ मानसी कि ये एक दिन के आंकड़े से क्या है, मतलब लेकिन ठीक है, बेचना तो रुके हैं कम से कम। शुक्रवार को उन्होंने बेचा नहीं है, वो एक अच्छा संकेत है। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है ही। आज की स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंटर्स मैं आपको दे दूं। पहली चीज, हर पहले सपोर्ट लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। ठीक है। शुक्रवार को भी हम यही बात कर रहे थे कि आपको 13,935 ये एकदम परफेक्ट लेवल है, और उसके पहले 14,000 वहां पर आप खरीदारी कर लीजिए। 14, तो पॉइंट ये है कि आपको खरीदारी के लिए बाजार जो सपोर्ट लेवल दे रहा है, पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीद लेना। अब आज तो चूंकि सेंचुरी मार्कर खुल रहे तो आपको वो मौका मिलेगा नहीं, या तो आप पहले इंपॉर्टेंट लेवल को पार करें, वहां खरीद ले, और सपोर्ट लेवल पर अगर दिन के दौरान बाजार आता है तो मौका छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये कि फ्रेश खरीदारी भी आएगी और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। सीरीज की शुरुआत में पहले ही दिन निफ्टी में कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन है, तो वो शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आपको लगातार मिलेगा। 14,100 के पार खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग आपकी और बढ़ेगी। तीसरी चीज है, एफआईएस की तरफ से बढ़िया सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो, पूरी दुनिया में छुट्टी थी, हमारे यहाँ एफआईएस ने फिर भी काम किया है। हाँ, उनको मालूम है एक दिन लेट हुआ तो 100 पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा। जी। अगर शुक्रवार को नहीं लिए होते तो आज 100 पॉइंट ऊपर लेना है, तो इसलिए छुट्टी के दिन भी पहली तारीख को कोई एफआई काम नहीं करता। 500 करोड़ की कैश में खरीदारी की है, वायदा कारोबार में अलग से। तो हमारे यहाँ एफआई की खरीदारी छुट्टी के दिन भी चल रही है, वर्किंग 24/7 365 डेज। एफआईएस की तरफ से खरीदारी और घरेलू फंड ने बेचा नहीं है, और पुटकॉल रेशियो आज के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आया है। वायदा कारोबार के संकेत मैंने न्यूट्रल से पॉजिटिव, क्योंकि सीरीज की शुरुआत में 1.37 का पुटकॉल रेशियो मुझे बहुत कंफर्ट देता है। हमारे मार्केट है ना, ओवरबोट होकर शुरुआत नहीं करेंगे सीरीज की, ये एक अच्छा संकेत। तो ये सारी आज की स्ट्रेटेजी आपके लिए। चलिए, तो सीरीज की शुरुआत जो है काफी पॉजिटिव नोट पर होती हुई जरूर देखने को मिलेगी, और एक एक करके आपको ग्लोबल एफआईएस डीआईएस और साथ ही वायदा बाजार के लिए सेंटिमेंट की अगर बात करें, पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्कुल बरकरार रहेगा, ट्रेंड भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सर, अब फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशंस हैं उन्हें क्या करना है? एग्जिस्टिंग पोजीशन का भी मैं बता दूं, उससे पहले मानसी एक बार जल्दी से दिन के सपोर्ट जोन आपको बता दूं कि जिस रेंज पर आपको ध्यान रखनी है, 13,935 13,985 आज के दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। ये आसानी से टूटने वाला है नहीं, स्पेशली गैप से खुल गए फिर तो भूल ही जाइए कि इसके नीचे जाएंगे। एक और रेंज हफ्ते भर के लिए आज से अपने हाथ में रखिए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है, वो है 13,850 13,875। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है तब तक आप सोचिए भी मत कि बाजार कहीं कमजोर होने का पहला संकेत भी दे रहे हैं। कमजोर होने का पहला संकेत बाजार तब देंगे जब 13,850 13,875 की रेंज, इस वीक की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज तो ऊपर वाली रेंज भी नहीं टूटेगी, 13,935 13,985, लेकिन हफ्ते का
जो संकेत मिलेगा वो 13,850 13,850। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, सॉरी हायर रेंज दे रहा हूँ, 14,075 14,125 ये हायर रेंज है, इसके बीच में हम कहीं खुलेंगे जी। और उसके बाद बढ़ेंगे तो 14,175 14,200 का टारगेट आज के लिए बनता है। ठीक है, ये आपके ऊपर के लेवल। बैंक निफ्टी 31,100 31,000, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर इसके नीचे जाएंगे नहीं, लेकिन हफ्ते के लिए आज से रेंज रख लीजिए 30,875 30,925, ये 50 पॉइंट की रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए। कभी भी किसी वजह से अचानक से उतार चढ़ाव आ जाए, हम शो नहीं कर रहे हैं, तो बताएगा कौन? ठीक है ना? तो रेंज आप लिख के रख लो, तो भाई अगर ये टूट गया तो इसके बाद क्या। ऊपर की रेंज 31,400 500 बार बार जाके अटक रहे हैं, एक बार उसे पार किया तो 31,575 31,750 की जगह आपके लिए खुलती हुई दिखेगी। याद रखिए 2 दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा लाल निशान में बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर चुका है, तैयार हो रहा है ऊपर के लिए। ठीक है, अब आइए आप आज की दिन की रेंज दे देता हूँ, 13,950 से 14,050, अभी इसके तो बहुत ऊपर खुल रहे हैं, 13,935 14,075 इसके आसपास खुलेंगे, इसके भी ऊपर खुलेंगे। थोड़ी प्रीमियम निकाल दो, प्रीमियम कितनी 35 पॉइंट की है निफ्टी में, तो आप लगभग 14,075 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहे हैं एसजेक्स निफ्टी के हिसाब से। हाई रेंज 13,875 14,125 की निकल कर आती है, 14,125 के ऊपर फिर एक और बड़ा ब्रेकआउट होगा आपके लिए जी। और बैंक निफ्टी के लिए 31,100 31,400 छोटी रेंज, 31,000 31,500 मीडियम रेंज। इस रेंज के बाहर किसी भी तरफ निकले तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होगी, तब आप 31,575 तक ऊपर जाएंगे, 30,900 नीचे का सपोर्ट है, 31,575 31,750 31,850 ये ऊपर के लेवल आपको खुलेंगे अगर आप 31,500 को पार करके टिक जाते हैं। तो ये मानसिए आपके लिए सारे रेंज है। कुछ एफआईज की तरफ से पोजीशन इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, कोई खास बात नहीं। पुट कॉल रेशियो जिसकी मैंने बात की बहुत कंफर्टेबल हो गया, 137 बहुत ही बढ़िया है। और विक्स आपका 7% नीचे आया है, जो आपको तेजी की ओर संकेत दे रहा है। विक्स कम होना एक तरह से आप मजबूती का संकेत मान सकते हैं कि बाजार थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तेजी की तरफ। और तो हर लिहाज से नए साल की शुरुआत या नए हफ्ते की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिख रही है। चलिए फिर आज के लिए ट्रेडिंग रेंज और साथ ही स्मॉलर रेंज, मीडियम और बिगर रेंज तो हमने बताई, लेकिन इस हफ्ते के लिए भी फिर आपका नजरिया क्या होना चाहिए ये भी विस्तार से हमने आपको बताया। आपके टीवी स्क्रीन पर आप अपने स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बिल्कुल देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप इसे नोट भी कर रहे हैं। सर, अब जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है उन्हें क्या करना है? लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही बता देता हूँ। एक सिंपल, एक ही स्टॉप लॉस 13,925, बिना दिमाग लगाए सिंपल 13,925 एक ही स्टॉप लॉस, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। अब आप क्या होगा, मान लीजिए जब आप खुल के 14,100 के पार निकल जाएंगे तो आप अपना स्टॉप लॉस खींच के 14,000 ले आओ जी, ट्रेल करते चलो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना एक कला है, सीखना चाहिए। तो उसके बाद 14,000 हो जाएगा, अभी 13,925। इंट्राडे भी क्लोजिंग वाले को तो 13,925 ही रखना है, इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस ऊपर ले आएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी एक स्टॉप लॉस है 31,000, सिंपल, कहीं दिमाग नहीं लगाना। शॉर्ट में भी एक स्टॉप लॉस ही दे रहा हूं 14,050, उसके ऊपर खुलोगे, किसी के इंतजार मत करना बोलने का कि आपको काट लो। शॉर्ट 14,050 लाइफ टाइम हाई बन जाएगा, 14,049 अब तक का लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का शुक्रवार का, उसके ऊपर खुलेंगे, शॉर्ट काटो, खत्म। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, देखिए आपसे लॉन्ग होना हो मत करो, शॉर्ट मत करो जी। शॉर्ट करने का मार्केट है नहीं, कोई एक सिग्नल तो आए ना जिसके लिए आप शॉर्ट करें, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो वाली चीज, और करें तो फिर इंट्राडे करें और एंड ऑफ डे काट लें, वो ज्यादा ठीक है। ये हो गया आपका। और 31,525 पार होता है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद शॉर्ट मत रहिएगा, ये आपके लिए शॉर्ट के लेवल होगा। जी जी मान बिल्कुल सर। इस बीच एसजेक्स निफ्टी में अब बढ़त जो है वो और ज्यादा तेज होती जा रही है, करीब 100 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। सर, जिनकी नई पोजीशंस के बारे में जो सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? 13,925 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 14,050 75 ये दो लेवल तो आ ही गए, अब 14,125 तीसरा लेवल है, एक और जोड़ लो ऊपर 14,175 का नेक्स्ट लेवल वो बनेगा, तो 14,125 के नजदीक एसजेक्स है, खुलेंगे हम 14,075 के आसपास। ठीक है, और वहां से 14,175 का एक लेवल और ऐड कर लीजिए, ठीक रहेगा। तो चौथा लेवल चाहे तो 14,050 का हटा दें, क्योंकि वहां से तो बहुत ऊपर खुल रहे हैं, तो 14,175 अगला एक और टारगेट आपके लिए खरीदारी के लिहाज से। जो बड़े एग्रेसिव ट्रेडर बेचना ही चाहते हैं, भाई देखो ऐसा है कि जो बेचने वाले बेचने से रुकेंगे तो है नहीं, हमारे बोलने से भी ऐसा तो है नहीं कि रुकी जाएंगे, तो जिनको बेचना है वो 14,150 14,200 की रेंज में चांस ले सकते हैं। ठीक है, छोटे मुनाफे के लिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, 14,250 का, 14,100 14,050, बस उतना ही। ठीक है, तो शॉर्ट करें नहीं, क्योंकि शॉर्ट करने में क्या होगा, नीचे आएगा तो आप खरीद नहीं पाएंगे, लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग करने का ध्यान रखो तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। बैंक निफ्टी की बता दूं नई पोजीशन मानसी आपको 31,000 31,100 तो परफेक्ट ब्लाइंड बाय जोन है,
तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इस रेंज में खरीदें, दूसरा है कि 31,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें। टारगेट होगा आपका 31,250, 325, 400, 500, 575, ये तो होगा आपके बैंक निफ्टी के टारगेट, और उसके बाद 750, 850 के टारगेट बनते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो जल्दबाजी ना करें। 31,500 के आसपास 3 दिन से रुक रहा है, मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ 31,500 के आसपास बेचो, लेकिन आज नहीं बोल रहा, आज नहीं, आज थोड़ा देखेंगे। क्यों देखेंगे वो भी बताऊं कि रिलायंस को लेकर कुछ खराब खबर है, हो सकता है रिलायंस आज दोबारा न चले, तो कौन चलाएगा फिर? अगर निफ्टी को सेंचुरी, इसलिए मेरा ये मानना है कि 100 पॉइंट ऊपर शायद हम नहीं खुलेंगे, हम 14,075 के ऊपर खुलना मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह है कि रिलायंस आपको तेजी नहीं देगा, उल्टा रिलायंस नीचे लेगा आपको जी। तो फिर बैंक्स आपको मजबूत करेंगे, हो सकता है बैंक आपको सीधा 31,400 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखे, करेक्ट। तो आपके लिए इसलिए जो शॉर्ट करना है वो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर करना है। पिछले 3 दिन से 31,500 बोल रहा हूँ, लेकिन आज 31,500 पे नहीं बेचेंगे जी, थोड़ा ऊपर आने दीजिए। 750, 850 ये बढ़िया रेंज है जहां बेचा जाए बैंक निफ्टी को। 31,900 का स्टॉप लॉस होगा, 31,575, 500, 400 और 325 ये सारे टारगेट होंगे जिनके लिए आप बैंक निफ्टी में बेचने का एक चांस ले सकते हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूंगी, ऑटो बिक्री की रफ्तार जो है लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे, इस सेक्टर के लिए फिर कैसे लग रहा है आगे सेंटिमेंट्स? बढ़िया ही है, खराब क्या है मतलब गाड़ियां बिक रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, तो लोगों को नेचुरली टू व्हीलर जो खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर जिनको खरीदना वो खरीद रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, इन आंकड़ों को महीने दर महीने देखना ठीक भी नहीं है, अब तो इन आंकड़ों को साल दर साल ही देखना चाहिए। फेस्टिव सीजन वगैरह सब खत्म हो गया, दिसंबर की सेल्स को तो आप साल दर साल देखो, तो साल दर साल ग्रोथ आ रही है, यही अपने आप में बड़ी बात है जी। तो मुझे तो लगता है कि ऑटो आज भी रफ्तार में रहना चाहिए। बिल्कुल सर, एफएनओ के आंकड़े फिर क्या कह रहे हैं, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, पहली एफएनओ और एफआईएस दोनों में साथ में बता दूं, 500 करोड़ के एफआईएस की खरीदारी है और 500 करोड़ के उन्होंने स्टॉक्स भी खरीदे हैं फ्यूचर्स में, तो 1000 करोड़ की खरीदारी तो आपकी स्टॉक्स में हो गई। बेचा क्या है, इंडेक्स कितना, 264 करोड़, छोटा सा है, ठीक है। घरेलू फंड ने हाथ थोड़ा रोका है कि भाई हमने 69 करोड़ का खरीदा है, बेचा नहीं, वो ठीक है। विक्स सबसे बढ़िया पॉजिटिव, 2 चीजें आज वायदा कारोबार के डेटा में, पहला विक्स 7% घटना, दूसरा पुट कॉल रेशियो घटना, दोनों ही मुझे बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। आज देखिए, आज जितने संकेत लिखे मैंने 6 शुरुआत वाले, एक भी नेगेटिव नहीं है जी, सारे पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव या न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी है कि कौन सा DIs का, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो इससे बढ़िया सेटअप आपको क्या चाहिए, है ना। अब आइए जो आप बात करें कि एफएनओ के 14,000, ठीक है, 14,000 के लेवल को आप एक तरह से निर्णायक लेवल मान लीजिए। 14,000 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 28 लाख शेयर है, और मजे की बात यह है कि दोनों ही ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 14,000 पर ही है जी। तो नेचुरली आप 14,000 के ऊपर खुलेंगे, 14,100 के ऊपर खुलेंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग का सारा आपको 14,000 मिलेगा। तो अब दिन के लिए बेस ही आपका 14,000 पर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो 14,000 के नीचे की रिस्क आपकी कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होती, कम हो जाती है। अगला लेवल 14,200 का है, जहां पर 27 लाख शेयर है, वहां हल्की सी रुकावट वाला लेवल है ये। बैंक निफ्टी के लिए 31,500 पे मेरी एकदम ऐसी वो पेनी नजर है, बाज वाली जो नजर होती है ना, एकदम वैसी। 31,500 पार किया ना मानसी, यहाँ तो बहुत बहुत टाइम हो गया, मेरे को बहुत टाइम हो गया। वो बैंक निफ्टी में वो आतिशबाजी वाले वो मुंह जब हम किसी लेवल को पार होने के बाद बोलते थे 200-300 पॉइंट रिसर्व भागना, वैसी फीलिंग आ रही है एकदम। चलिए, तो बिल्कुल 31,500 के लेवल्स का इंतजार करते हैं, जैसे 31,500 पे 11 लाख शेयर कॉल्स के शॉर्ट हैं, 6 लाख शेयर उसमें से फ्राइडे को बने, ठीक है। थोड़े और होते तो मजा आ जाता, 20-22 लाख की पोजीशन हो ना, तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपाधापी मस्ती, काटो काटो काटो, वो होने वाली जो चीज है ना, वो बहुत दिन हो गए देखे नहीं है जी। तो अब शायद देखने को मिले जनवरी के महीने में, डेटा अच्छे बन रहे हैं। लेकिन तो बिल्कुल इन लेवल्स का इंतजार जरूर रहेगा, और पावर पैक दिन की शुरुआत होने की पूरी संभावना। आपके पास जो भी संकेत हम बता रहे हैं, मोटे तौर पर आप देखिए सारे के सारे संकेत ऑन ए पॉजिटिव नोट आते हुए दिख रहे हैं। सारी की सारी स्ट्रैटेजी भी आप जान रहे हैं। आप निफ्टी के लिए 13,935 से 13,985 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, ऊपरी रेंज 14,075 से 14,125 की मानकर चले। बैंक निफ्टी 31,000 से 31,100 के दायरे को मानकर चले, मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर 31,400 से 31,500 बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए, अब हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ गई है। वरुण हमारे साथ हैं, देवांश हमारे साथ हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर, और साथ ही ब्रोकरेज का एक्शन आशीष हमें बताएंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे। आज के लिए खबरों वाले शेयर्स ट्रिगर्स कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर उस खबर भी वही है, और वो है
वैक्सीन को लेके, जो एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिला है डीसीजीआई की तरफ से। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके चलते एस्ट्राजेनेका को तो अपने नज़र पे रखिए, बाकी फार्मा कंपनीज को भी आपको अपने नज़र पे रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो भाव है वो भी सामने आया है। जो सरकार को ये कंपनी वैक्सीन देगी उसका भाव 200 रुपये का है और जो प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा उसका 1000 रुपये का भाव रखा गया है। इसके अलावा जाइडस की जो वैक्सीन थी उसको भी फेज 3 ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो जितने फार्मा काउंटर्स है सब पे अपनी पैनी नजर आज बना के रखिएगा। बीएमएल की खबर, यहाँ पे जी बिजनेस की जो खबर थी इसके पहले उसके ऊपर साफ तौर पे मोहर लगते हुए नजर आई है, क्योंकि खबर अब यह है कि सरकार इस कंपनी में 26% हिस्सा बेचने वाली है। 1 मार्च 2021 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की ड्यू डेट रखी गई है। नॉन कोर लैंड और एसेट्स जो है उसको विनिवेश का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और केवल जो 26% हिस्सा बेचा जा रहा है उसकी कीमत करीब 1000 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर है, ये स्टॉक को अपने नजर पे रखिएगा। आरसीएफ, यहाँ ओएफएस के जरिए सरकार इसमें 10% का हिस्सा बेचने वाली है। मर्चेंट बैंकर्स और लीगल फर्म्स जो है उनको यहाँ पे नियुक्त भी कर दिया गया है। इनफैक्ट 28 जनवरी और 29 जनवरी को उनको बोली लगानी होगी, ऐसी खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि आज यहाँ पे आपको एक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अब बड़े फंड जुटाने के लिए ये कंपनी तैयारी कर रही है। करीब 15,000 करोड़ के आसपास के फंड जुटाने वाली है। यूएस की कुछ पी कंसोर्शियम से वो इस कंपनी में पैसा डालने के लिए यहाँ पूरी तरह से तैयार है। तो इसके चलते आज इस काउंटर पे नजर रखिए, भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरपीएल का जो मामला था जिसमें गलत ट्रेडिंग का मामला सामने आया था, उस पर सेबी ने अब इस कंपनी पे जुर्माना लगाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 25 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया गया है और मुकेश अंबानी पे करीब 15 करोड़ के आसपास की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। तो इसके चलते आज ये काउंटर जो है थोड़ा फोकस में रह सकता है। कुछ कंपनियों ने अपने मंथली एंड क्वार्टरली अपडेट्स दिए हैं, उस पर नजर रखिएगा। एनएमडीसी, दिसंबर में कुल बिक्री जो है वो 3.62 मेट्रिक टन रही है। कंपनी का जो सालाना बिक्री है उसमें 19% के आसपास का उछाल देखने मिला है और उत्पादन जो है उसमें सालाना करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कोल इंडिया, यहाँ कंपनी की जो बिक्री है उसमें सालाना आधार पर 2.1% की गिरावट हुई है। हालांकि कंपनी के जो उत्पादन है उसमें करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके चलते कोल इंडिया और पावर कंपनीज को भी अपनी नजर पर रखिए। और कंपनी ने अपडेट भी दिया है कि FY21 में करीब 13,000 करोड़ का केपेक्स करने की कंपनी की योजना है। दिसंबर तक करीब 8,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स से कर चुके हैं, यानी कि करीब 5,000 करोड़ का केपेक्स अभी भी बाकी है। तो वरुण, कितने में लग रही वैक्सीन, पैसे कितने लगेंगे? अच्छा, वो जो गवर्नमेंट को देंगे ये 2.74 प्रति डॉलर प्रति वैक्सीन, यानी 200 रुपए, और जो प्राइवेट में देंगे वो 1000 रुपए, $13.7 के आसपास। 1000 रुपए ठीक है, मतलब ठीक है। 1000 रुपए में कोरोना नहीं हो तो ये तो बढ़िया ही है। और बहुत सस्ते में छूट गए। इससे पहले 1400 का भाव था, याद है? और ये तो पहली वाली है, अभी तो थोड़ी और आएगी और सस्ता होएगा भाव, दाम कम हो जाएंगे। बढ़िया है। चलो, तो अफोर्डेबल वैक्सीन, रैशनल है। हाँ, अफोर्डेबल वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन के मामले में मालूम है बहुत सारे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े फॉरवर्ड जोक्स चल रहे हैं। हाँ। ये जो इतना डिले हो रहा है वैक्सीन का, इतना टाइम है, जो डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वाले पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि ओरिजिनल उतरे मार्केट में, तो हम अपनी उतारे। तो दूसरी वाले पहले से तैयार बैठे। सोच समझ के वैक्सीन लगाना होगा। सोच समझ के सही जगह पर सही हॉस्पिटल में जाकर लगवाए, हड़बड़ी न करें, आराम से समझ कर लगाए। बिल्कुल। तो वैक्सीन ही है जो कि सबसे ज्यादा खबरों में रहेगी और इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। लेकिन देवांशी भी हमारे साथ है खबरों वाले शेयर्स लेकर, कुछ और खबरें हैं उनके पास। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो बिजनेस अपडेट्स, जो प्रोविजनल आंकड़े अब आने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए, फेडरल बैंक ने अपने प्रोविजनल आंकड़े दिए हैं जहां पे उनके जो कुल डिपॉजिट्स है उसमें 12% तक की सालाना बढ़त आते हुए दिखी है। ये पॉजिटिव है। उनका जो कुल कासा रेशियो है वो 31.4% से बढ़कर 34.5% पर आता हुआ दिखा है। साथ ही इनका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी सालाना आधार पर 180% से बढ़कर करीब 250% पर होता हुआ दिखा और एडवांसेस में 6% तक की बढ़त आते हुए दिखी है। सीएसबी बैंक, यहाँ पे भी जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो अच्छे हैं। उनके जो कुल डिपॉजिट्स हैं उसमें 16% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। कासा करीब 24% तक बढ़ता हुआ दिखा। जो गोल्ड लोन है उनके, उनमें 60% तक की बढ़त इस साल भी आती हुई दिखी है और इसके चलते आज फोकस में होगा। करूर वैश्य बैंक, कुल डिपॉजिट्स इस बार इनके जो कासा है वो करीब 13% तक बढ़ते हुए दिखे। डिपॉजिट्स में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, लेकिन इनकी जो एडवांसेस हैं वो केवल 5% ही सालाना आधार पर बढ़ते हुए दिखे हैं। EID पैरी, इस पर नजर रखें। तमिलनाडु की उनकी जो शुगर यूनिट है वो पूरी तरह से अब कामकाज यहाँ पे बंद करने पर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। जो गन्ने थे
उनको नहीं मिल रहे थे और इसी के चलते इस प्लांट को उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। एविएशन स्टॉक्स पर आप नजर रखें, इंडिगो और स्पाइस जेट, क्योंकि इंडिया यूके के बीच उड़ानें 8 जनवरी से शुरू होती हुई दिखेंगी। विमान मंत्री का बयान आता हुआ दिखा था। इंडिया यूके फ्लाइट्स मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद से उड़ान भरेंगी और 30 जनवरी से हर हफ्ते केवल 15 फ्लाइट्स उड़ान भरती हुई दिखेंगी। ये खबरों में है। एम्फेसिस सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो ब्लैक स्टोन की 56% होल्डिंग है, इसको खरीदने के लिए 4 निजी फंड्स अब इस दौड़ में शामिल होते हुए दिखे हैं। ओवरऑल जो कंपनी की वैल्यू आती हुई दिख रही है करीब 28,600 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। 56% की जो हिस्सेदारी है उसके लिए करीब 10,500 करोड़ के ऊपर की ये डील होती हुई दिख सकती है, तो इस पर नजर रखें। ब्रुकफील्ड कार्यालय, साथ ही बेन कैपिटल जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही किलपेस इंडिया खबर आती हुई दिख रही है कि दिसंबर 2020 में करीब 7.8 लाख RT-PCR टेस्ट किट्स कंपनी ने बेची हैं और इससे इनको करीब 9.5 करोड़ की आय फिलहाल आती हुई दिख रही है। और आखिर में टोबैको स्टॉक्स के लिए आज नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। फिलहाल आप देखिए, केंद्र सरकार ने जो सिगरेट और तंबाकू उत्पादन है उनकी बिक्री की जो अनुमति है वो मौजूदा 18 साल है, लेकिन वहां से बढ़कर अब 21 ईयर्स करने का एक ड्राफ्ट बिल उन्होंने बनाया दिया है, लेकिन ये सिर्फ ड्राफ्ट बिल है जो इन्होंने प्रपोज किया है, तो इस पर आपको नजर रखनी है। ये एक नेगेटिव खबर है। और आखिर में अदानी गैस, जहां पे कंपनी का जो नाम है वो 1 जनवरी से अब अदानी टोटल गैस लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी ये कंपनी, इस पर भी आप ध्यान रखें। सर, ये टोबैको स्टॉक्स के लिए नेगेटिव खबर है, लेकिन एथिकली इसे कैसे समझा जाए? आपकी उम्र कितनी? सर, मैं तो नहीं टोबैको का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। जिनके लिए 18 और 21 में कोई 21 के ऊपर वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, अच्छा है एक तरह से। 18 के बजाय 21 कर दिया कि टोबैको के प्रोडक्ट्स जो सेवन करने वाले लोग हैं उनकी एज 21 कर दी। ये करने की प्लानिंग चल रही है। बढ़िया ये जी। हाँ, लोग जितना लेट बिगड़े उतना बढ़िया है। नॉर्मली कॉलेज डेज में लोग शुरू कर देते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई थी, उस वजह से ये जो उम्र है आपको कैसे पता? रिपोर्ट्स निकल के आई थी। मैंने कहा रिपोर्ट्स निकल के आई थी। मुझे लगा आप कॉलेज गए इस हिसाब से आपको। कॉलेज से गए लेकिन यूज नहीं किया। तो चलिए, ये आपके लिए खबर है कि एक ऐसा ड्राफ्ट पेपर बना है और उस पर बिल बनाने की तैयारी कि टोबैको तंबाकू सिगरेट इसका जो इस्तेमाल करते हैं उसकी एज 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाए। बढ़िया है, अच्छा कदम। चलिए, तो बिल्कुल इन खबर और इसके अलावा फार्मा एविएशन स्टॉक्स पर खास तौर से फोकस रहेगा, लेकिन साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आप हीरो मोटोकॉर्प पर नजर डालिए। यहाँ पर नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं, 4,47,300 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है दिसंबर में, और यहाँ पर जो सालाना आधार पर बढ़त रही है वो करीब 5.5% की रही है। हमारा अनुमान 4.5 लाख यूनिट का था, और मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो करीब 24% की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। वहीं आइशर मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड के आंकड़े आए हैं, दमदार आंकड़े देखने को मिले हैं। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ आधार पर भी अगर आप देखें तो करीब 8.25% की दमदार बढ़त जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है, और ओवरऑल सालाना आधार पर 37% बढ़कर इनकी जो कुल बिक्री है दिसंबर महीने में वो 69,000 यूनिट्स ऑलमोस्ट होती हुई दिखी है। साथ ही टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर नंबर्स जो है थोड़े से कमजोर आए। हमारा अनुमान जो था वो 2,92,800 यूनिट्स का था। इनफैक्ट यहाँ पर जो इनके नंबर्स आए हैं वो करीब 2,58,200 यूनिट्स आते हुए नजर आए हैं। तो 20% की सालाना बढ़त है, पर मंथ ऑन मंथ 17% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 3 व्हीलर पर अभी भी थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, करीब 13% की सालाना आधार पर हमें गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है। टाटा मोटर्स नंबर्स दमदार रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर कुल घरेलू बिक्री जो है वो 21% बढ़कर 53,430 यूनिट्स आती हुई दिखी है, और खासकर अगर आप मंथ ऑन मंथ आधार पर सीवी बिक्री देखेंगे तो वहां पर 17.5% का बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। और पैसेंजर व्हीकल्स लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है। सालाना आधार पर 84% की बढ़त यहां पर आती हुई दिखी है, और करीब 23,545 यूनिट्स जो है इन्होंने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बेचे हैं। कुछ एक बल्क डील्स और इनसाइडर ट्रेड्स है मेरे पास, जहां पर एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का जो आईपीओ अभी लॉन्च हुआ था उसमें अभी डील होती हुई दिखी है। एडलवाइज फिनवेस्ट ने करीब 2.5 लाख शेयर 439.70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। साथ ही औरोबिंदो फार्मा, इस पर नजर रखिए क्योंकि प्रमोटर ने 31 दिसंबर को 1.5 लाख शेयर बेचे हैं। वेस्ट कोस्ट पेपर, यहां पर प्रमोटर ने पॉजिटिव एक्शन किया है। 30 से 31 दिसंबर के बीच करीब 38,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, प्रमोटर ने यहां पर 31 दिसंबर को 70,000 शेयर बेचे हैं, तो ये नेगेटिव है।
वर्धमान टेक्सटाइल यहाँ पर पॉजिटिव प्रोमोटर एक्शन है। यहाँ पर जो वर्धमान होल्डिंग्स है प्रमोटर, उन्होंने 31 दिसंबर को करीब 38,000 शेयरों की खरीदारी की है। और अंत में वी मार्ट रिटेल, यहाँ पर प्रमोटर स्मृति अग्रवाल ने 31 दिसंबर को ऑलमोस्ट 11,000 शेयरों की बिकवाली की है। तो ये एक नेगेटिव प्रोमोटर एक्शन वी मार्ट रिटेल में। बिल्कुल कुशल, देवांशी और वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, बग डील्स, प्रमोटर एक्शन, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ऑटो बिक्री की रफ्तार, ऑटो सेल्स नंबर आए हैं, उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर पर भी एक बार फोकस रहेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं FIR का, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो FIR की रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग मानसी। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर फोकस रखे, लगातार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। शुक्रवार को हमने देखा था कि सिटी की रिपोर्ट आई थी, करीब 2568 के आसपास का लक्ष्य दिया था। आज जो है CLSA की रिपोर्ट आई है और वहाँ पर जो लक्ष्य दिया है करीब 2550 का। हालांकि देखिए, जो कमेंट्री आ रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव भी आ रही है, लेकिन कोई भी लक्ष्य नहीं बढ़ा रहा है। करीब 2800 के आसपास की क्लोजिंग है और 2550 का ही लक्ष्य इन्होंने दिया है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स पर भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। M&M फोकस में है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 460 रुपये के लक्ष्य के लिए 731 की क्लोजिंग है। और ये कह रहे कि देखिए, जो फोर्ड के साथ JV आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हालांकि इससे आगे जाकर कोई कंपनी के कारोबार पर देखने को नहीं मिलेगा असर। सैंगयोंग मोटर्स में रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस रहेगा इनका। इस 460 जी अनिल जी, 460 इस स्टॉक में इनको खरीदना है M&M। ये सिर्फ 460 आधा कर दिया सीधे। वाह, चलो बढ़िया है। और कौन सी रिपोर्ट है अनिल जी? मेटल स्टॉक्स यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। अब माना जा रहा है कि अर्निंग्स में भी एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिलेगा। जेफरीज की रिपोर्ट है, टाटा स्टील पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 850 के लक्ष्य के लिए 640 की क्लोजिंग है। हिंडाल्को खरीदारी की राय है 310 के लक्ष्य। डब्ल्यू स्टील पर भी फोकस रखिए, खरीदारी की राय 450 के लक्ष्य के लिए 390 की क्लोजिंग है। और कोल इंडिया पर होल्ड की राय है 130 के लक्ष्य के लिए 135 जो है क्लोजिंग है। ओके, तो ये है FIs की रिपोर्ट। थोड़े थोड़े आए हैं काम करने के लिए। बिल्कुल अनिल। अब फ्राइडे को तो एक ही था खाली, जुबिलेंट फूड सिटी की रिपोर्ट। बाकी अब थोड़ी रिपोर्ट्स और आती हुई दिखिए। सिटी के बाद CLSA और जेफरीज काम पर लौटे हैं। आइए, काम पर लौट चुके हैं हमारे एक्सपर्ट और करते हैं शुरुआत। आज का बिल्कुल स्पेशल है, पिक ऑफ द वीक। इस हफ्ते की पिक के लिए आइए मिलते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से। राकेश जी, सुप्रभात। साल का पहला हफ्ता, शुरुआत आपके साथ करेंगे। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी। और देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द वीक मेरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसको आपने दिवाली के दिन रिकमेंड किया था। फंडामेंटल अनिल जी आप पूरे अपडेट दे चुके हैं और मार्केट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, और मार्केट के अंदर नेटवर्क ही नेटवर्थ होती है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कोई नहीं जानता अनिल जी, कि BSE में अनिल जी दिक्कत क्या है कि वॉल्यूम्स नहीं अनिल जी, जैसे ब्रोकर्स हैं सब NSE पे काम करते हैं। आज है 4 जनवरी और अनिल जी 5 जनवरी से आप देखेंगे BSE के अंदर फ्यूचर्स के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम शुरू होंगे अनिल जी। और ये जो वॉल्यूम्स हैं ये एक रीरेटिंग का कारण बन सकता है। फंडामेंटल्स तो आप बता चुके हैं। कल से अनिल जी हकीकत है, कल दिखेंगे सबको BSE के अंदर वॉल्यूम्स होते हुए, फ्यूचर सेगमेंट के अंदर काफी तेज वॉल्यूम्स होने शुरू होंगे। तो BSE को खरीदने की राय है 605, 605 का स्टॉप लॉस लगाना है। 770 से लेकर 780 के टारगेट के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, 770, 780 ये रखिए टारगेट और खरीदिए BSE को। तो हफ्ते के पहले दिन बहुत बुलिश है बंसल साहब, एक आध शेयर नहीं, पूरा एक्सचेंज ही खरीदना चाहते हैं। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। सुमित जी तैयार है अपनी पूरी एनर्जी के साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स पे यहाँ पे नजर रखना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे मेरे को लग रहा है कि L&T फाइनेंस काउंटर पे नजर रखे। लास्ट वीक भी एक काउंटर के अंदर एक हलचल, एक मोमेंटम देखने को मिला था और इस हफ्ते भी L&T फाइनेंस के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो L&T फाइनेंस मेरे को लगता है इस बार 100 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन हो गया तो 105, 108 रुपए तक के लेवल जल्दी L&T फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस के अंदर अगर कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें। नीचे में 91 रुपए, 92 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। ये जब तक लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 95 तक नीचे में खरीदारी करनी है। ऊपर में 100 का लेवल क्रॉस होते ही 105 रुपए से लेके 108 रुपए तक का अपसाइड मूव L&T फाइनेंस में इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। यानी कि 8 से 10% का अपसाइड मूव के लिए इस हफ्ते के लिए स्टॉक में ट्रेड करें। 91-92 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं।
वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग। आप 1 जनवरी को हमने आपको बड़ा मिस किया, आपने तो छुट्टी ले ली, लेकिन मस्ती की पाठशाला में भी हम जो कुछ आपके लिए कर सकते थे हमने किया। आपने शो देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो वापस देख लीजिएगा ज़रूर। आपके लिए एक रिजोल्यूशन ले चुके हैं तो वो आप तक पहुंच गया होगा, उस पर आप काम करना शुरू कर दे। फिलहाल बताइए सर, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, आपको, आपकी टीम को, सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैं फर्स्ट में नहीं था, मैंने बिल्कुल मस्ती की पाठशाला देखी और मैंने भी आपको आपसे ज्यादा मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया। लेकिन मैं ऐसे काम से गया था, देखो मैं बुल्स को सपोर्ट करने गया था, मैं बुल्स को चारा देने गया था, उसका इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल एकदम। मेरा स्टॉक ऑफ द वीक है BEL और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 121 का, और मुझे लगता है ये 144 तक थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, मतलब 15-20% की मूव ये वीक में दे सकता है। तो 121 का स्टॉप लॉस, 144 का टारगेट, 10 से 12% की मूव तो मुझे दिखती है 2 से 3 दिनों में। पैटर्न इतना बढ़िया है। ओके, पैटर्न बढ़िया है। और शुक्रवार को छुट्टी ली थी वागले साहब ने और आज छुट्टी ली है दीप ने, लेकिन आज दीप ने खाली हाफ डे ही छुट्टी ली है। ऐसा मत सोचिए कि कहाँ गए दीप, क्या हो गया। तो सेकंड हाफ में क्लोजिंग वाले शो में दीप हमारे साथ होंगे। बंसल जी भी ऐसे ऐसे देख रहे थे, अचानक से ये मानसी कहाँ से आई है। देखिए मानसी आई है तो सेंचुरी मार रहा है इंडेक्स को, और ऊपर से एकदम ग्रीन। तो चलिए तेजी के साथ शुरुआत के पूरे आसार। कुणाल जी भी पूरे मतलब एकदम तैयारी के साथ आ चुके हैं। अच्छा बाय द वे, अभी एक राकेश जी एक चीज़ बता दूं, अभी हम लोग भी इस हफ्ते से शो अब स्टूडियो से कर रहे हैं, तो हम पूरे सूट वूट में, अगर आपको ठंड वंड लग रही हो, दिल्ली में सर्दी ज़्यादा हो, तो अब आप फुल सूट में आ सकते हैं। पिछली बार मैंने थोड़ी सी आपकी खिंचाई कर दी थी तो आपने कम कर दिए थे, अब आप पूरी तरह से फॉर्म में आ सकते हैं। जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं अनिल जी, आपकी टीम के बारे में। देखिए अनिल जी, दीप ने छुट्टी ली है, आपको मालूम अनिल जी दीप क्या कर रहे हैं अनिल जी? देखिए आज है 4 जनवरी अनिल जी, हाँ। और 3 जनवरी जो है वो वर्ल्ड ओवर मतलब कि सिंगल्स डे बनाया जाता है अनिल जी। 3 जनवरी को मुझे भी कल ही पता चला अनिल जी, क्या बात है? 3 जनवरी को सिंगल्स डे बनाया जाता है। मुझे लगता है अनिल जी दीप उसमें बिजी थे, तभी आज हाफ डे लिया है उन्होंने। वो तो ठीक है, चलो मान लिया दीप ने लिया, दीप का तो बनता भी है सिंगल्स डे के में ऐसे छुट्टे। लेकिन आप इस उम्र में वर्ल्ड सिंगल्स डे में क्यों इतनी दिलचस्पी रख रहे हैं? ये जांच का विषय है, इसकी खोज जारी रखे कुणाल जी, और रिपोर्ट आने के बाद मुझे जरूर बताएं। फिलहाल कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो आप सबको सुप्रभात अनिल जी। और देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है कैनरा बैंक, जिसमें कि एक बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। हमने इसका जिक्र शुक्रवार को भी किया था, आपने खरीदारी की राय दी थी, और मैंने और राकेश जी ने भी चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की राय दी थी। कैनरा बैंक देखिए जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन है, और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, जिस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना दिखती है। कैनरा बैंक खरीद करके चलें, 130 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 140 का, 140 रुपए का पहला टारगेट और 145 रुपए का दूसरा टारगेट। तो कैनरा बैंक पर मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी। चलिए बिल्कुल, कैनरा बैंक पे आपकी भी खरीदारी की राय। और क्लोजिंग वाले शो में शुक्रवार को मैंने भी कल के 2000 में दिया था 133 के आसपास, 128 का स्टॉप लॉस, 137, 40 और 44 3 टारगेट के लिए। तो मेरी तरफ से धन्यवाद, आप स्वीकार कर लें। चलिए आपकी भी राय। जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या क्या खरीदेंगे आज? यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक जबरदस्त हफ्ता होने वाला है, पहले साल का पहला पूरा हफ्ता है, तो आई एम वेरी बुलिश। और जिस तरीके से देखिए वैक्सीन की पॉजिटिव न्यूज थी, और जिस तरीके से 100 पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, और आपकी मैंने कमेंट्री सुनी तो उसके बाद और जोश आ गया कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी है, गलती से भी सेलिंग साइड पे नहीं बैठना। तो यस, कैश मार्केट का स्टॉक भी एक लाया हूं, और एक एफएनओ स्पेस का भी स्टॉक है। तो मैंने एफएनओ स्पेस में कॉनकोर पिक ऑफ द वीक के तौर पे लाया हूं, 420 से 25 का एक टारगेट और स्टॉप लॉस 395। और शारदा क्रॉप केम, जो कि मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ वो स्टॉक, और एक बार टारगेट भी शायद अचीव कर गया था, और उसके बाद अब ये एक अच्छा करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन पे, और एग्री थीम वापस से मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो टारगेट 320 और स्टॉप लॉस लगाए 250 के। और मैंने जो लास्ट वीक जो फ्राइडे के दिन शो होता है, उसमें मैंने एफएनओ स्पेस में कैश मार्केट में इंट्राडे में बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, इंडियन होटल्स दिया था इंट्राडे कैश में, आरती ड्रग्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया है, और पीआई इंडस्ट्रीज मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था, अगेन एग्री थीम की तर्ज पे। ओके, आरती ड्रग्स, बैंक ऑफ बड़ौदा,
PI इंडस्ट्रीज, ढेर सारे स्टॉक्स हैं। जैन साहब के तो वो अक्षय पात्र है, लिस्ट खत्म ही नहीं होती, जितने बोलो आप उसमें से स्टॉक निकालते जाएंगे। मैं तो कई बार सोचता हूँ मेरे पास तो आइडियाज ही खत्म हो जाता है। जैन साहब के पास हमेशा 5-10 आइडिया, हमेशा ऐसा हर पॉकेट में 2-4 पड़े रहते हैं, जब बोलो निकाल के दे देंगे। तो गजब के आइडियाज देते हैं आप। उसकी वजह भी है ना, पढ़ाई बहुत करते हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, तो उसका बड़ा फायदा होता है। आइए, विश्वेश जी भी हमारे साथ आज सुबह सुबह तैयार है। विश्वेश जी, आ गए गोवा से आप आराम से सकुशल? गुड मॉर्निंग सर जी। कल कुशल आ गए सर, बहुत अच्छी ट्रिप थी। मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए गोवा साल में एक बार, तो मेरा तो हो गया ये साल का। आए तो अभी वापस से जाने का प्लान, यहाँ पर सब लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचो। चलिए विश्वेश जी बताइए, आपकी पिक ऑफ द वीक इस हफ्ते के लिए क्या स्टॉक है आपने जो चुना है, बताइए। देखिए अनिल जी, मेरी ओर से जो पिक है वो FNO स्पेस से है, और लास्ट वीक भी हमने ये रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज का मुझे लग रहा है कि ये वीक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट एंटिसिपेटेड है। 1488 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि अगर नीचे मिले 1460 तक तो भी खरीदना चाहिए। 1400 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 1560 और 1600 तक के ये वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस पिछले हफ्ते का पिक हमारा, और यहाँ पर कमाल करता हुआ दिखा है। विश्वेश जी भी लगातार बुलिश है, बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। तेजी अच्छी खासी होती दिखेगी। 1560, 1600 छोटे टारगेट रखें, 1700, 1750 तक जाने की तैयारी पिरामल एंटरप्राइजेस की होती दिख रही। 1400 पर स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। आइए, कुछ और स्टॉक जो रहेंगे एक्शन में, और उन्हीं पर राय ले ली जाए अब हमारे एक्सपर्ट से। और आज के लिए सबसे पहले तो ऑटो नंबर्स काफ़ी एक्शन में रहेंगे, और दूसरा है सरकारी कंपनियां। BEML 26% के हिस्सा बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए डेडलाइन आ गई 1 मार्च। नॉन कोर एसेट्स नहीं बेची जाएगी, लैंड नहीं बेची जाएगी, कारोबार बेचा जाएगा। जरा BEML के चार्ट्स देखिए कुणाल जी, और बताइए लेवल्स क्या रखे जाएं इसके लिए। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत ही बेहतरीन है BEML का, और मेरे ख्याल हमने शुक्रवार को भी अनिल जी इसकी चर्चा की थी, और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी और ऊपर के लेवल्स इसमें शर्तियां देखने को मिलेंगे। मौजूदा स्तरों के हिसाब से अनिल जी एक गैप बना हुआ है BEML के चार्ट पर, जिसको हम लोग रनअवे गैप कहते हैं। जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है, और मुझे लगता है कि इस गैप का जो लेवल है ये अब इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। गैप का जो लेवल है वो 923 रुपए 923 के आसपास है, तो 923 के नीचे जाए तभी कोई चिंता है, अन्यथा मुझे लगता है कि स्टॉक में ऊपर की ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी, और आपको यहां पर 1100 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 923 के स्टॉप लॉस से मेरी बने रहने की राय। ओके, 940 स्टॉप लॉस लगाएं, खड़े रहें, बने रहें, छोड़े ना, ये है राय आपके लिए। जैन साहब, RCF पर राय दीजिए। थोड़ी खबर कम अच्छी है कि 10% का ऑफर फोर्स से लेकर आएगी सरकार, तो जाहिर सी बात है आजकल OFS तो नीचे ही आते हैं। तो जिन लोगों को खरीदना है 54 रुपये के आसपास बंद हुआ है। अभी मर्चेंट बैंकर्स और लीगल एडवाइजर्स के लिए बोलियां मंगाई कि जिस चीज़ को बनना है आ जाओ भाई। तो क्या करें, है उसे होल्ड रखें या बेचकर वापस नीचे खरीदने का मन बनाएं, या और फ्रेश खरीदारी करनी, बताइए। देखिए OFS में तो पार्टिसिपेट करना ही है। नीचे भी आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये 48-50 के नीचे आएगा, क्योंकि इससे नीचे मतलब लगता नहीं है, क्योंकि बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, और ये न्यूज बहुत अच्छी तो नहीं है। बात सही है, क्योंकि OFS की न्यूज आती है, और हमेशा मैं PSU स्टॉक्स को रेकमेंड करने में डरते डरते देता था। और RCF भी देखिए, वैसे तो बहुत पुरानी पिक, और मेरी मैं एक तरीके से बोलूंगा घिसी पिटी पिक ही है, और जो चलती नहीं है। और मैंने अभी रिसेंटली भी पिक दिया था 52 रुपए पे, 55 का टारगेट था। लकीली 55 का टारगेट तो अचीव हो गया था, मैंने SPL मिड कैप्स में दिया था शायद। तो बट अब मैं यही कहूंगा कि इसमें एक तो 75% ऑलरेडी था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें भी सरकार OFS लाएगी। एक छोटी सी कंपनी है, छोटा सा रकम जुटाना उनको, बट आई डोंट नो, मतलब ये डेस्परेशन मुझे लगती है कि सही नहीं है। और ऑलरेडी 75% पे है, जहां 90 है, 85 है, 80 है, वहां पे देखिए अननेसेसरली जो माल बिकता है उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। सो इसलिए टेक्निकली मुझे लग रहा था कि 60 रुपए इस बार हो जाएगा। फंडामेंटल्स तो सब अच्छे थे ही। सो मैं यही कहूंगा कि बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आए तो और लेना ही है, ऐसा कोई डरना नहीं है। एग्री थीम, फर्टिलाइजर्स, एग्री इनपुट्स पे बहुत बुलिश हूं मैं। ओके, ये है आपके लिए राय। बने रहें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी बढ़ेगा। अच्छे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी है, वो है NMDC। सुमित जी, आपका फेवरेट। साल दर साल इन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, नहीं डिस्पैच बढ़ाया है 19%।
सेल्स बढ़ाई 19% और प्रोडक्शन बढ़ाया 23%। आप लगातार रिकमेंड कर रहे हो, डेटा बहुत तगड़े आए, और बढ़ेगा ये आज? अनिल जी देखिए, स्टॉक बहुत मजबूत है, स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड में है और कोई भी डिप आती है तो इस स्टॉक में लोअर लेवल से खरीदारी और बाइंग देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मजबूती दिखाएगा, जिसके अंदर 120 रुपए के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और 120 रुपए का लेवल क्रॉस करने पे स्टॉक में रैली और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और फिर 128 से 130 रुपए तक के लेवल एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में बिल्कुल बाइंग में बने रहना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करनी है और नीचे में 111 112 का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश खरीदारी करें 120 और 128 के टारगेट्स के लिए। 120 128 के टारगेट के लिए अब भी खरीदारी करके चलें, ये ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा जैन साहब, ये 3 टू व्हीलर वाले बताइए, इनमें से कौन सा आप खरीदेंगे? हीरो मोटोकॉर्प जिसके नंबर्स थोड़े से ढीले हैं, साल दर साल 5% ही आय बढ़ी, थोड़ी हमारी उम्मीद से कम है, हम उम्मीद कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम आया है आंकड़ा। आयशर ये भी ठीक है, लेकिन 37% आय बढ़ी है, सॉरी बिक्री बढ़ी है, माफ़ कीजिएगा आय बोल दिया मैंने। दोनों में, हीरो मोटोकॉर्प में भी 5% बिक्री बढ़ी है, आयशर में 37% बढ़ी है और साथ ही टीवीएस में 18% बढ़ी है। क्या पसंद है आपको? देखिए संभाव, ये बहुत सही कहा आपने। जितनी एक मैंने चैनल चेक भी किया था अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज की तरफ से डंपिंग भी हुई है काफी, और ऐसा लगता है कि डीलर्स के यहाँ पे माल जा रहा है मगर नीचे उतनी ऑफटेक नहीं हो, ऐसा भी एक सुनने को आ सकता है आने वाले दिनों में। आई डोंट नो बट कितनी करेक्ट है ये चीज, और ये चैनल चेक मैंने कुछ डीलर से की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुलिश नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी देखिए वैल्यूएशंस बहुत ऊपर आ गए हैं, ऑलरेडी काफी ऊपर चल चुके हैं। पर्सनल मोबिलिटी और पब्लिक व्हीकल्स नहीं है, उसकी वजह से और रूरल इंडिया में डिमांड थी। तो हीरो मोटोकॉर्प पहले मैं काफी रेकमेंड किया हुआ हूं, बट अब इन दिनों में अगर आप सुन रहे होंगे या नोटिस किए होंगे तो मैं बजाज ऑटो पे थोड़ा ज्यादा बुलिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो पे ध्यान दिया जाए, ज्यादा बेटर लगता है मुझे एज कंपेयर टू हीरो मोटोकॉर्प। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों मेरे टू व्हीलर स्पेस में बाइंग लिस्ट में टॉप 1-2 में ही है, और आयशर भी इनफैक्ट उसके साथ वो ट्रैक्टर्स वाला एलिमेंट भी आ जाता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिवली बुलिश होके कोई फायदा नहीं है। फेस्टिव डिमांड, और इसमें आप मंथ जो आपने कहा था सुबह डेटा देखने की वजह, आप थोड़ा सा फेस्टिव डिमांड के हिसाब से भी देखिए, और मुझे लगता है जनवरी का भी डेटा कोई बहुत ज्यादा अच्छा आएगा नहीं। श्राद्ध का भी समय है, 14 तारीख तक लोग बाग व्हीकल्स नहीं लेते हैं। सो ओवरऑल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, एंड बाइंग के लिए अब थोड़ा सा डिप्स का इंतजार करना चाहिए। ओके, खरीदारी के लिए करें थोड़ा सा इंतजार। लेकिन एक और स्टॉक है जहां इंतजार का नामो निशान नहीं है, वो है टाटा मोटर्स। विश्वेश जी जरा टाटा मोटर्स के बारे में बताइए। इनकी घरेलू बिक्री बढ़ी है 21% साल दर साल, और कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री देखें तो 4% घटी है। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री बड़ी बढ़कर आई है भाई, जबरदस्त 84%, 84%। तो नंबर ठीक ही दिख रहे हैं, ऐसे खराब नहीं है। टाटा मोटर्स के चार्ट्स कैसे हैं? देखिए अनिल जी, 190 और 192 ये जो बैंड है, ये बैंड में ऑलमोस्ट ये दिसंबर के स्टार्ट से 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, पर क्रॉस नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर 190 क्रॉस होता है तो स्टॉक सीधा 200 की ओर जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज़ अनिल जी ये है कि स्टॉक में पहली बार ऑन अ मंथली चार्ट 66 से 200, मतलब अभी 190 को मैं 200 राउंड फिगर कर रहा हूँ तक का जो राइस है वो एक इम्पल्सिव राइस है। ये जो इम्पल्सिव राइस है ये होता है स्टार्ट ऑफ अ समथिंग बिग मूव। सो व्हाट इट मींस कि अब सपोज यहाँ से करेक्शन आता है और अगर वो करेक्शन थोड़ा डीपर होता है तो मेरे हिसाब से देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक बाय। तो इन शॉर्टर टर्म मैं ये कहूंगा अनिल जी कि 190 के ऊपर स्टेबल रहे तो 200 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म। लेकिन आइडियल एंट्री जो मुझे समझ में आती है फिलहाल के लिए वो नीचे 160 150 के बैंड में, उस सूरत में जो टारगेट है वो 275 तक के भी हो सकते हैं ऑन अ लॉन्गर स्केल। सो दिस हैज बिकम अ वेरी लॉन्ग टर्म बाय ऑन अ डिक्लाइन फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय इस वक्त। हम बंसल जी जरा 2 चीज़ों पर राय दीजिए। एक चीज़ पे तो हम सबको दीजिए और बाकी दूसरी पर कुणाल जी को दीजिए। हम सबको ये राय दीजिए, ये जो वैक्सीन आ गई है भाई सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के, वो बाकी सब लोग, जैन साहब सब लोग लगवा लेना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। और दूसरी ये कि एस्ट्राजेनेका जिसका शेयर कुणाल जी के पास है, तो कुणाल जी को क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ें बताइए। देखिए बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक को रखना चाहिए, एस्ट्राजेनेका को रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो अनिल जी, जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, कुणाल जी ने तो क्वांटिटी अभी नीचे में बढ़ाई भी दी, तो क्लियरली अनिल जी होल्ड करना चाहिए। और अनिल जी देखिए एक बहुत फर्क है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन में, बहुत फर्क है। फाइजर की वैक्सीन अनिल जी आरएनए बेस्ड है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डीएनए बेस्ड है।
अनिल जी डीएनए से छेड़छाड़ आसानी से नहीं होती है, इसलिए उसमें फ्रीजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अनिल जी अगर आपको डीएनए समझना हो, जैसे आपका डीएनए है, आप प्यार से बात करते हो, इज्जत मान देते हो, तो अनिल जी कोई कितनी भी आपके साथ बदतमीजी करे, रूड हो, आपका डीएनए चेंज होने वाला नहीं है। तो डीएनए जो होता है वो लेस फ्रेजाइल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। तो बेस्ट वैक्सीन अनिल जी ये एस्ट्राजेनेका वाली ये लगानी चाहिए, बट अभी लगने में अनिल जी समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगे नहीं लगे। आपने मेरे ऊपर दबाव बना दिया। अब लाइफ लॉन्ग मुझे है ना वो एकदम मान सम्मान बढ़ाने वाला, विनम्र रहने वाला, दूसरों की तारीफ करने वाला ही बना रहना पड़ेगा। मतलब आप बंसल जी है ना मौका छोड़ते नहीं हो। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको मुश्किल में डालूं, आप उससे ज़्यादा मुश्किल में मुझे डालते हो। तो हमारे जो बंसल जी है, अब मैं उनकी तारीफ करूँ, जब बंसल जी ने बोला ही है कि मेरे डीएनए में ही है, बंसल जी गजब की नॉलेज है आपकी, मजा आ गया। एस्ट्राजेनेका मैं हमें तो पता भी नहीं था ये। अच्छा किसको पता था आरएनए और डीएनए अलग अलग होता है ऐसा वैक्सीन में? किसी को मालूम था? मुझे तो नहीं मालूम था, किसी को मालूम था। ये बंसल जी की गवाह है। आपको तो पता होगा कुणाल जी, आप तो शेयर भी लेके बैठे हैं, आपको यही पता था ना कुणाल जी? नहीं अनिल जी, मुझे बंसल जी ने ही बताया था अनिल जी, इसलिए मुझे पता था। अच्छा तो पहले बंसल जी आपको बताते थे, उसके बाद हमें बताते। कोई बात नहीं, फिर भी बता तो रहे। तो चलिए ये है एस्ट्राजेनेका के लिए एक बड़ी खबर जिस पर आप करिएगा फोकस। जाइडस कैडिला, वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए कैडिला के। इनके भी फेज 3 के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है और अब 30,000 लोगों पर। इतने लोग मिल कैसे जाते हैं? मुझे बंसल जी इतने लोग कैसे मिल जाते हैं? 30,000 लोग वो ट्रायल के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए आसानी से मिल जाते हैं? अनिल जी मिलते हैं, अनिल जी एनरोल होते हैं और वैक्सीन के लिए मिलते हैं। और अनिल जी इस पे भी नजर रखनी चाहिए, जो जाइडस कैडिला वाली वैक्सीन है, ये नहीं अनिल जी ये लेट आएगी तो इसको मार्केट का शेयर नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। इसको भी अनिल जी मैं मतलब कि इसको भी मैं बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, इसके ट्रायल्स को भी, और यहाँ से भी मुझे पॉजिटिव आशा है। और अनिल जी ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान की कंपनी है, तो लोग अनिल जी इनरोल होते हैं और बिल्कुल स्लो एंड स्टडीली विंस द रेस है, उस राह पे चल रहा है जाइडस कैडिला। एक आध बार आप भी लगाओ ऐसे, ट्राई वॉलंटियर बनाओ बंसल जी, फिर हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली किस तरह से हम आप में होते हुए बदलाव अपनी आंखों से हर रोज देखेंगे, हमें भी बड़ा आनंद आएगा। लेकिन तब तक वागले साहब कैडिला के चार्ट बताइए। अनिल जी मैं बेरिश तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा साइडवेज है। काफी बड़ी मूव पिछले 6-8 महीनों में आ चुकी है, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली नहीं बनता है। गिरावट पे 450, 440 ये लेवल पे आता है, तो 530, 540 के टारगेट से, वो भी पोजिशनली। मतलब इसमें आप ट्रेडिंग व्यू या एक दो हफ्ते का व्यू लेके काम नहीं कर सकते। 440, 430 के आसपास लेके 400 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट और टाइम फ्रेम 3 to 6 मंथ, ये मेरा व्यू होगा। तो व्यू बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें कुछ नहीं। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा सुमित जी, आपका फेवरेट शेयर है ये छोटा वाला बैंक, सीएसबी बैंक, अभी थोड़ा लिस्ट हुआ है, इसमें जो बिजनेस अपडेट आया है वो अच्छा दिख रहा है। डिपॉजिट बढ़ी है 16%, कासा रेशियो भी थोड़ा बढ़ गया 24%, और गोल्ड लोन में 60% की बढ़त, तो ठीक दिख रहे हैं आंकड़े। स्टॉक थोड़ा मजबूती के साथ बंद भी हुआ शुक्रवार को। खरीदना है? अनिल जी चार्ट्स भी इसके कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये बाइंग जोन है 210, 218 के बीच में स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए। 225, 230 का लेवल एक बार क्रॉस कर देगा सीएसबी बैंक, तो उसके बाद मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा और फिर ऊपर में 240 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का मूव सीएसबी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक स्टॉक के अंदर बाय में बने रहना चाहिए। नीचे में 208 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 235, 240 रुपए तक के लेवल जल्दी सीएसबी बैंक में देखने को मिलने चाहिए।